हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल पे कंटिन्यू करने वाले साइकोलॉजी की ही आज की क्लास आपकी रहने वाली है। सबसे पहले पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है आपके पास क्वेश्चन नंबर 83। ये एक पीडीएफ है जो मैंने तैयार की है। 400 क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके पास, थॉर्नडाइक ने बच्चों को सीखने के कितने नियम दिए हैं। एक तो आपका ये क्वेश्चन बन जाता है कि थॉर्नडाइक द्वारा जो है बच्चों को सीखने के लिए कितने नियम उसके द्वारा जो है तैयार किए गए या कितने नियम उसने बताए हैं। तो टोटल 3 नियम बताए गए किसके द्वारा, थॉर्नडाइक द्वारा। उसमें से जो है पहला नियम कौन सा है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, या फिर थॉर्नडाइक के 3 नियम आपके कौन कौन से, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शन जो एक आपके पास एक्स्ट्रा इसमें देखने को मिल सकता है। तो पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। तो ये तीनों नियम बताए थे थॉर्नडाइक ने बच्चों के सीखने के लिए। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसमें जो आपका तत्परता का नियम है ये किससे रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर मैं बताऊं तो बच्चे के सीखने के लिए जो सबसे आवश्यक नियम बताया गया है तो वो कौन सा है, तो वो आपका तत्परता का ही है। तो बच्चों के सीखने के लिए सबसे आवश्यक जो नियम है वो कौन सा नियम है, तो वो है तत्परता का नियम, जो कि किसके द्वारा दिया गया था, थॉर्नडाइक द्वारा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के आगे पीछे करके पूछे जा सकते हैं, तो आपको हर तरह से पता होना चाहिए। तो पहला तत्परता का नियम, दूसरा हो गया अभ्यास का नियम और इसमें प्रभाव का नियम, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए वो कौन सा बताया, तो वो बताया आपका तत्परता का नियम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है आपके पास, बच्चों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है, निम्न में से यह कथन किसका है। तो आपसे डायरेक्ट पूछा गया है, ये एक स्टेटमेंट है कि बच्चों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। ये एक जो है मत रखा है, किस मनोवैज्ञानिक द्वारा ये रखा गया था, तो ये रखा गया था क्रो एंड क्रो द्वारा। क्रो और क्रो यानी कि क्रो एंड क्रो द्वारा जो मत रखा गया था, डायरेक्ट ये स्टेटमेंट है, इसको भी आपने याद रखना है। अमूर्त वस्तुओं के विषय में बच्चा कब सोचना प्रारंभ करता है। तो अमूर्त वस्तुओं के विषय में बच्चा जो है कब सोचना प्रारंभ कर, देखिए अमूर्त वस्तुएं क्या होती है, एक होती है मूर्त जो आपके सामने है, अमूर्त होगी कि जो वस्तुएं आपके सामने नहीं है उनके बारे में सिर्फ आपने सुना है, या फिर अपने से बड़ों को जो है बात करते सुना है, या फिर जो कल्पना की है उस बारे में, तो वो अमूर्त वस्तुएं जो कि उनके सामने अभी नहीं है, उसके बारे में जो है अब सोचना कब शुरू कर देता है, तो ये करता है पूर्व किशोरावस्था में। यानी कि आपसे मान लीजिए कि आप कभी शिमला नहीं गए हैं और आपसे कहा जाए कि शिमला कुछ इस तरह से, तो इस तरह से जो है एक जो ये सोच है आपकी, ये आपकी स्टार्ट हो जाएगी पूर्व किशोरावस्था के समय। आप जो है खुद से कल्पना करने उस जगह के बारे में लग जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है आपके पास, बच्चे के सोचने की प्रक्रिया में किस आधार पर सोचने को सबसे उच्च माना गया है। तो बच्चे की जो है सोचने की किस प्रक्रिया को किस आधार पर सोचने की सबसे उच्च यानी कि सबसे उत्तम जो प्रक्रिया माना गया है वो कौन सी है, तो वो है आपकी तर्क के आधार पर सोचना। यानी कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, इस तरह के जो तर्क के आधार पर जो हम सोचने लगते हैं तो वो क्या है, सोचने की आपके सबसे उच्च जो है प्रक्रिया मानी जाती है किसी की बच्चे के विकास की। मान लीजिए अगर अब एक बच्चे को कहा जाए कि आपके जो घर में मान लीजिए कि लाइट चलेगी, तो आप क्या करेंगे, अगर आपको जो किस तरह से आपने जो निष्कर्ष पे पहुंचना है कि क्या करेंगे, तो सबसे पहले बच्चा बोलेगा या बच्चा खुद ही जो है, अगर बच्चे से पूछा गया है या बच्चे के घर में लाइट चली जाती है तो वो सबसे पहले क्या देखेगा, पर सबसे पहले वो देखेगा कि क्या सभी के लाइट गई है। अगर सभी के लाइट नहीं गई है फिर क्या देखेगा, फिर देखेगा क्या आपका जो है बल्ब वो फ्यूज हो गया है। अगर बल्ब भी फ्यूज नहीं हुआ फिर वो देखेगा कि क्या आपकी जो है सप्लाई आ रही है, यानी कि मीटर वो चेक करेगा, मीटर तक आपकी लाइट आ रही है। उसके बाद वो जाएगा फ्यूज चेक करेगा। इस तरह जब तक कि जो है एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाता तब तक किया है उसका जो है अनुमान विधि द्वारा जो है अपने तर्क वो देता रहेगा कि हो सकता है ऐसा हुआ हो सकता है ऐसा हुआ हो, यानी कि तर्क के आधार पर वो सोचना शुरू कर देता है। ये सबसे उच्च विधि मान जाती है बच्चे की, और ये बचपन में ही डेवलप होती है और ये बड़े तक जो है ये चलती रहती है, यानी कि मरण उपरांत ही ये खत्म होती है। तो ये एक जिज्ञासा जो है जिज्ञासा बढ़ाने में भी काफ़ी हेल्प करती है। आगे चलते हैं, बच्चों में सीखने के लिए आवश्यक है, तो ये मैंने बता दिया। तत्परता का जो नियम है वो आवश्यक है बच्चों में सीखने के लिए, जो कि थॉर्नडाइक द्वारा जो है बताया गया था। इस तरह से इसके 3 नियम बताए गए थे, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है।
प्रभावशाली बालक की इंद्रियां होती है, तो प्रभावशाली जो बालक होते हैं यानी कि जो आपके ये कहे कि जिनकी बुद्धि लब्धि आपकी जो है 140 से ऊपर होती है, तो आप सभी को पता होगा जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है वो आपके प्रभावशाली जो है आपकी चाइल्ड में आते हैं। तो उनकी जो इंद्रियां होती है वो क्या होती है, तीव्र होती है। तीव्र यानी कि उनकी जो इंद्रियां है वो क्या है, जल्दी रिएक्ट करती है किसी भी आधार पर। यानी कि उनकी जो है ये मान के चलिए कि उनका जो है सुनने का जो है आपका सेंस है। जी इंद्रियों की बात करें तो आपकी इंद्रियों आपको पता है कि कितनी इंद्रियां हैं और सभी जो इंद्रियां हैं वो आपकी तीव्र काम करती है, यानी कि वो एक्टिव फॉर्म में रहती है हमेशा। कि वही कारण है कि बच्चे को उसकी क्या है प्रभावशाली बनाती है, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए वो क्या है हमेशा एक्टिव रहती है। प्रभावशाली बालकों में किस अवस्था के लक्षण शीघ्र दृष्टिकर होते हैं। देखिए जो प्रभावशाली जो आपके चाइल्ड होते हैं यानी कि जिनकी बुद्धि लगती 140 से ऊपर होती है, सामान्य की अगर मैं बात करूँ तो 90 से लेकर 110 तक जो ये माना जाता है कि IQ आपका जो है सामान्य बुद्धि में आता है, और 140 से ऊपर है ये आपके जो है प्रतिभाशाली बच्चों में आता है। तो इसमें क्या है, इनमें क्या है, इनमें जो है किशोरावस्था के जो गुण हैं आपके यानी कि वो क्या है जल्दी आपके मैच्योर दिखने लगते हैं। ये आपका जो इनका एक ये मान के चलिए कि इनका एक सिम्टम्स होता है पहचानने का। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, तो टर्मन ने कहा है 140 से अधिक आपकी जो है बुद्धि लब्धि होगी। वहीं टर्मन ने जो ये कहा है कि सामान्य बुद्धि लब्धि कितनी होगी, तो टर्मन के द्वारा होगी 90 से आपका जो है 100 के बीच। तो ये आपने ध्यान रखना है। आगे चलते हैं आपके पास माफ कीजिएगा, टर्मन ने 90 से 110 ही कहा है और 140 से की आगे आप जो आपका जो है प्रतिभाशाली बालकों की कहा है। तो ये आपने कंफ्यूज नहीं है, जो मैंने पहले बताया वही है। थोड़ा सा जो है बोलती बार आपका जो कंफ्यूजन हो जाता है। एक शिक्षक होने के नाते पिछड़े बालकों के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। देखिए एक शिक्षक के नाते जो आपका दृष्टिकोण होना चाहिए, किसकी बात की जा रही, पिछड़े बालकों की, यानी कि जिनकी बुद्धि लब्धि 90 से कम है तो वो आपके पिछड़े बालक है। यानी कि उनकी जो मानसिक आयु है वो उनकी या कहे उनकी क्रोनिकल जो एज है, वास्तविक आयु से जो उनकी आयु थोड़ी सी कम है ये मान के चलिए, तो उनके प्रति जो आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण। इसमें आप ऐसा नहीं करेंगे कि अगर आपके कुछ स्टूडेंट को जल्दी याद हो रहा है, जल्दी समझ आ रहा है, तो आप उनको पीछे नहीं छोड़ सकते। जिन स्टूडेंट्स को तो उसको समझने में थोड़ा जो है ज़्यादा समय लग रहा है, तो उनके साथ आपको सहानुभूतिपूर्ण जो है व्यवहार रखना है। ऐसा क्यों है, ताकि जो है उनको ऐसा ना लगे कि उनकी वजह से जो है क्लास थोड़ी धीमी चल रही है, तो उनको भी अपने साथ साथ लेकर चलना है। आपकी कक्षा के कुछ बालक चोरी करते हैं, उनकी इस आदत का कारण हो सकता है। देखिए कुछ बालक को जो है चोरी करने की आदत हो सकती है, उसका जो कारण हो सकता है, उसका एक कारण आपकी अज्ञानता हो सकता है आपके पास ऑप्शन में डायरेक्ट ये ना दिया जाए, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि आपकी कक्षा के कुछ बालक अगर चोरी करते हैं तो आप क्या करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए, शिक्षक होने के नाते तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो कोशिश कीजिए कि उसके पीछे जो इसकी क्या वजह है। हो सकता है कि उसको घर से फाइनेंशियली जो है प्रॉब्लम हो, या फिर हो सकता है कि उसको जो है इन चीज़ों का यही ज्ञान नहीं है कि क्या चीज़ें सही है और क्या चीज़ें गलत है। इसी कारण यहाँ पे दिखा गया है कि हो सकता है कि उसमें अज्ञानता का भाव है, उसे अच्छे बुरे का यही पता नहीं है कि चोरी करना बुरी बात है, तो उसको समझाने की कोशिश करेंगे, कारण जानने की कोशिश करेंगे। तो यही कर सकता है एक अध्यापक, बजाय इसके कि उसको डांट फटका कर या फिर उसके डायरेक्ट उसको दंड दिया जाए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आपके पास अधिगम की प्राकृतिक दिशा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। तो अधिगम की जो प्राकृतिक दिशा है इसके सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया था कर्ट लेविन द्वारा। अगला प्रश्न आपके पास अधिगम की प्रक्रिया का मूल स्वरूप है। तो अधिगम की जो प्रक्रिया है इसका जो मूल स्वरूप है वो आपका बहुमुखी और एकांकी। तो बहुमुखी और एकांकी आपका लर्निंग का जो है मूल स्वरूप है, ये आपने ध्यान रखना है। बच्चे में सीखने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो बच्चे में सीखने की प्रक्रिया आपके जो है परिवार से शुरू होती है। इम्पोर्टेंट है, अगर बात की जाए तो बच्चे का जो है पहला जो शिक्षा जो होती है वो कहाँ से होती है, तो उसके घर से होती है। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहला जो आपका अध्यापक या पहली अध्यापिका उनकी माता होती है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद बच्चा जाता है उसके बाद स्कूल में, और स्कूल में वो सीखता है कि किस प्रकार जो है समाज में जो है व्यवहार करना और समाज में रहना
सीख सकते हैं। तो इस तरह समाजीकरण की जो भावना का विकास आपका जो है शुरू होता है वो आपके एक स्कूल से होता है। जो का प्रश्न देखते हैं, अगर आए आपके पास किसी समस्या के समाधान हेतु आवश्यक तत्व है, तो किसी भी समस्या के समाधान हेतु आवश्यक तत्व क्या है? तर्क है। वही बात है जो मैं आपको अभी पीछे समझा रहा था कि आपके पास किसी भी समस्या के समाधान के लिए आपके पास तर्क होना चाहिए। अच्छा, लाइट चली गई है, क्यों गई है? हो सकता है सभी की गई हो, एक बार देख लो सभी की गई है। अगर लगता है कि सभी की नहीं गई है, फिर लगता है कि हो सकता है फ्यूज गया हो, फ्यूज देख लो। हो सकता है फ्यूज भी ना गया हो, फिर लगता है कि क्या पता बल्ब फ्यूज हो गया होगा। बल्ब चेक कर लिया, बल्ब भी ठीक है, फिर आपने क्या देखा है कि आपके जो है मीटर तक ही आपकी लाइट नहीं आ रही है। इस तरह से आप जो तर्क निकालेंगे, उस तर्क के आधार पे जो है आप समाधान पे पहुंच सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में यहीं तक करते हैं। आप सभी को अगर पीडीएफ की ज़रूरत है, अभी तक जो है मुझे जो है कम से कम ये मान के चलिए कि 65 प्लस जो है स्टूडेंट के मैसेज आए हैं जिनको पीडीएफ चाहिए थी और उनको पीडीएफ मिल भी गई है। और इसके अलावा जो है अगर आप पीडीएफ लेना चाहें तो आपके लिए स्पेशल जिसमें आपको मैं वीडियो बना रहा हूँ, यही आपको पीडीएफ मिल जाएगी। यही जो आपके जो नोट्स है वो आपको पीडीएफ में मिल सकते हैं। आपके क्विक रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप इसको कैसे परचेज करेंगे? तो ये है आपकी जो पीडीएफ, 400 क्वेश्चन इसमें है, 300 क्वेश्चन आपके हिंदी मीडियम में है, 100 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन है वो आपके इंग्लिश में है। ऐसा नहीं करना है कि हिंदी वाले इंग्लिश ना पढ़े और इंग्लिश वाले हिंदी ना पढ़े, आप दोनों ने पढ़ना है। इतने अंग्रेज भी यहाँ पे कोई नहीं है कि हिंदी हो समझ नहीं सकते, एटलीस्ट 1 रीडिंग तो करनी है। और इतना भी कोई यहाँ पे हिंदी वाला नहीं होगा जिसको इंग्लिश समझना है। तो आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ने। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं इंग्लिश में जो कि आपके हिंदी में नहीं इंक्लूड है, और हिंदी में तो मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके इंग्लिश में इंक्लूड नहीं है। तो दोनों लैंग्वेज में आपने पढ़ने हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब आप इस पीडीएफ को कैसे परचेज कर सकते हैं। परचेज आपको करनी है पीडीएफ, तो आपने करना है 9817783916, ये गूगल पे नंबर है। इस गूगल पे नंबर पे आपने जो है अमाउंट पे करना है 65 रुपीज़। आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, प्लस एक पीडीएफ आपको इसके साथ बिल्कुल फ्री मिलेगी 1500 क्वेश्चन की एमसीक्यू में। अगर आप एमसीक्यू में इसके साथ पढ़ना चाहते हैं तो आपने गूगल पे करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसका स्क्रीनशॉट मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सएप करना है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। एक और बात, अगर आप जो है पीडीएफ नहीं परचेज कर रहे हैं किसी कारणवश, तो ऐसा नहीं है कि आप जो मैसेज ना करें। हो सकता है कि आपको जो है फाइनेंशियली थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप जो है पीडीएफ फिर भी ले सकते हैं। आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मैं दूंगा, आपसे कोई सवाल जवाब नहीं रहेगा। मेरा जो है पूरा जो है आप सभी के लिए सहयोग रहेगा। आप जो है मैसेज करिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जो कर सकता है परचेज वो आपका जो है पे कर लेगा 65 रुपीज़, जिसका आपका अमाउंट रखा गया है। जो नहीं कर सकता है वो भी आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको फिर भी पीडीएफ मिल जाएगी। ऐसा ना हो कि इसी के वजह से आप जो है इससे रह जाए। हो सकता है 1-2 मार्क्स से आप जो है एग्ज़ाम में रह जाए, उसका कारण ये भी बन सकता है। एटलीस्ट आप जो है साइकोलॉजी का सेक्शन आपको 100% मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो आप इसको प्लीज़ जो है मैसेज कीजिए और पीडीएफ आप ले लीजिए। अगर हो सके तो पैक कर लेना, नहीं हो सकता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पीडीएफ शेयर करने में। तो आई होप आप जो है समझ रहे होंगे, इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। मैं कोशिश करूँगा कि अपनी ओर से जितनी हेल्प आपकी कर सकूँ करता रहूँगा। बाकी अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।